हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बिलंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। हमारा मार्केट बंद है बट दुनिया भर के बाजार चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अदानी ग्रुप के साथ। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें, इनकी फ्लैगशिप कंपनी कौन सी है, मेन कंपनी कौन सी है जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है? अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज की भी आपको पता है, काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था सर इनके क्वार्टर के नंबर में हुआ क्या है। यस दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं अदानी एंटरप्राइज ने लिटरली 17 क्वार्टर्स के बाद पहली बार लॉस दिखाया है दोस्तों। यस, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉस्ट बढ़ने के चलते, उसके प्रेशर के चलते यहाँ पे हम लोगों को अदानी एंटरप्राइज लॉस में जाते हुए देखने को मिले। ठीक है, अब टैक्सेस को तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि रेवेन्यू की अगर बात कर ले, रेवेन्यू 12% बढ़ा है, बट खर्चे कॉस्ट इतने ज़्यादा है जिस चीज़ के चलते कंसोलिडेटेड लॉस देखने को मिला है 221 करोड़ के आसपास का। अगर मैं आपको डेटा भी दिखा दूं तो रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 26,000, 24,000, 32,000 अप्रॉक्सीमेटली, ऑब्वियसली करोड़ों की बात हो रही है। बट खर्चा अगर हम देखेंगे 23 चलता था, 21 चलता था, यहाँ पे 28,700 करोड़ का खर्चा देखने को मिला है। खर्चा भी तो बढ़ता है, बट जो प्रपोर्शनेट के साथ इनकम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, उससे कई गुना प्रपोर्शनेट के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा है। और इसी चीज़ का रिजल्ट है दोस्तों, फाइनली हम लोगों को सारे एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 5,700 करोड़ का प्रॉफिट, वहाँ से डायरेक्टली 150 करोड़ से ज़्यादा का लॉस अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हैं लगातार प्लस में ही चलती थी। कंपनी के नंबर्स की बात करें तो वो माइनस में आते हुए देखने को मिला है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं होता है, काफ़ी लोग सडनली ये कहना शुरू करेंगे अरे बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं होता है भाई। मैंने इसके पहले भी आपको गोल्डन रूल सिखाया है, कौन सा? अगर भूल गए होंगे तो वापस यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको भूलना मत। हमेशा एवरेज चेक करना होता है। एवरेज मतलब मैं हमेशा क्रिकेट का भी एग्जाम्पल देता हूँ भाई। कोई भी अगर आप बताओ सबसे अच्छा बैटिंग कौन करता है, बताओ सबसे अच्छा बॉलिंग कौन करता है, ठीक है? और अगर आप ये सोचते होंगे सबसे अच्छा बैटिंग मतलब हर मैच में ही सेंचुरी लगाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। एवरेज होता है, कभी सेंचुरी मारेगा, कभी 70, कभी 80, कभी 0 पे भी आउट, कभी 4, कभी 5। एवरेज रन अच्छे होते हैं। सिमिलर वे बॉलर्स की भी बात कर ले, अच्छा बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है, हर बॉल पे क्या बॉल मतलब बोल्ड उड़ाएगा, आउट करेगा, ऐसा भी नहीं होता है। एवरेज देखना होता है। तो वैसे ही कोई भी कंपनी का अगर आप नंबर स्टडी करोगे तो एवरेज देखना होता है भाई, कि ठीक है लगातार लॉस मतलब प्रॉफिट, एक बार लॉस यहाँ पे हुआ है तो इसका अर्थ नहीं कि भाई सूली पे चढ़ा दो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और यही बात वॉरेन बफेट जी ने भी हमें यहाँ पे सिखाई है कि कभी ना कभी इस प्रकार के फेजेस हर किसी कंपनी बिजनेसेस में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उस हिसाब से पॉइंट्स को अपने स्टडी यहाँ पे करना होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर को स्टडी करेंगे, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कल है शनिवार एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर शनिवार के दिन हर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो जाता है। तो चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और तुरंत यहाँ पे लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, हम जेन टेक की बात यहाँ पे कर रहे थे। सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कितने रुपये का डिविडेंड दिया है? 1 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। कैसे रहे कंपनी के नंबर आपको बताइए। ड्रोन वाली ड्रोन मतलब सिमुलेटर्स, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, इसमें ये काम करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें सीक्वेंस वही है, मार्च दिसंबर, मार्च का थोड़ा सा क्विक जाएंगे तो आप देख सकते हैं 20,000 की इनकम है, यहाँ पे 19,000 की इनकम है, और यहाँ पे 34 से 35,000 की इनकम है। तो ईयरली ही कितना बड़ा डाउनफॉल है आप क्लियर कट देख सकते हो। और मैं यहाँ पे कोई अदर इनकम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देखोगे तो 17 और यहाँ पे 32। इससे क्लियर कट पता चलता है कि कंपनी के ईयरली नंबर जोरदार गिरे हैं। क्वार्टरली अगर देखा गया तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कंपनी का इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद प्रॉफिट सब कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट क्या है, तो आप देख सकते हो 4,723। लास्ट टाइम कितना था 3 महीने पहले? 5,570। तो क्वार्टरली भी यहाँ पे देख सकते हो 55 से 47 हो गया, और ईयरली तो भाई पूछो ही मत, 11,374 से 4,700 के आसपास आया है। एंड यही चीज़ आपको ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होगी, जो कि आप इजीली अब देख सकते हो 3.5 का ईपीएस है अप्रॉक्सीमेटली। लास्ट टाइम कितना था? 6+ का ईपीएस था 3 महीने पहले, और उसके पहले तो 11.25 का ईपीएस था। 3 महीने पहले के ही 6 का 3.5 हो गया। तो क्वार्टरली डाउन, और ईयरली तो पूछो ही मत, 11.25 से डायरेक्टली 3.5। हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जेन टेक के इस वक्त के जो नंबर है क्वार्टरली और ईयरली दोनों में अच्छी खासी गिरावटें, पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। अब क्या मार्केट इस नंबर को क्या मंडे के दिन
अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब इस नंबर के हिसाब से क्या जेनटेक इस शेयर की अच्छी खासी धुलाई पिटाई करेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अब नो डाउट ये छोटे कंपनीज होते हैं, बड़ा ऑर्डर मिलेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा तो एकदम से ही ईपीएस भागेगा, रेवेन्यू भागेगा, प्रॉफिट भागेगा, और उसके बाद अगर सूखा पड़ गया तो जोरदार ये गिरेगा भी। तो इसलिए मैं हमेशा ये भी सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ, यस, कंसिस्टेंसी इज अ की। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो लेट्स सी मंडे के दिन जेनटेक को हम हमारे रडार के ऊपर जरूर रखेंगे। देन अगर बात करेंगे टाटा मोटर, अब टाटा मोटर के दो टुकड़े हो चुके हैं, एक है पैसेंजर व्हीकल, एक है कमर्शियल व्हीकल। तो चलिए हम पैसेंजर व्हीकल को ही यहाँ पे सिर्फ कवर करेंगे। किस चीज़ को लेकर, आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख है तो क्या हो गया, हर महीने के 1 तारीख को आपको बताइए ऑटो सेल्स के आंकड़े सामने यहाँ पे आ जाते हैं। सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले तो लास्ट टाइम कितने गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी अप्रैल मंथ में, यूनिट 45,532 गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी टोटल। इस वक्त कितनी बेची है, 59,701 गाड़ियाँ। सो डेफिनेटली ग्रोथ तो नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट वाइज ग्रोथ की ओर यहाँ पे जाते हैं। सेगमेंट वाइज मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक, जो देश के अंदर जो गाड़ियाँ बिकी जाती है ना, ठीक है, मतलब टाटा हैरियर की बात कर ले, निक्सॉन की अगर बात कर ले, ठीक है, और भी बहुत सारी टाटा की गाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे अप्रैल मंथ 25 पिछले साल 45,000 प्लस गाड़ियाँ बेची गई थी, इस वक्त 59,000 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची गई है। 30.5% की ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों पैसेंजर व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कितना है, पहले 300 के आसपास गाड़ियाँ बेची थी, अभी 700 के आसपास बेची है। 100%, 110% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस प्लस डोमेस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन करके बताया है, 72% की जंप हमें नजर आ रही है। 5,300 गाड़ियाँ से आप देख सकते हैं 9150 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जा चुकी है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं टाटा मोटर का जो परफॉर्मेंस है पैसेंजर व्हीकल का, डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या है, अरे वही जैगवार एंड लैंड रोवर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो डेटा सेंटर आप सभी लोगों को पता ही है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, एंड डेटा सेंटर को लेकर ही एक बहुत बड़ी खबर हमारे देश में देखने को मिल रही है, जो कि एक कर्नाटका स्टेट से। यस दोस्तों, कर्नाटका स्टेट यहाँ पे प्लान कर रहा है 1000 मेगावाट सस्टेनेबल डेटा सेंटर पार्क, कहाँ पे, एट बेंगलुरु एज वेल एज 2 अदर सिटीज। सो यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि डेटा सेंटर को लेकर हर एक स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले, तो इसको लेकर आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई पूछेगा सर कौन सी कंपनीज को स्टडी यहाँ पे करना है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, आप ये वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, 2 दिन पहले का ही वीडियो है, जहाँ पे डेटा सेंटर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियाँ डेटा सेंटर में अपना योगदान देती है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बातचीत यहाँ पे की है। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स वाला ये वीडियो स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या आप कल के दिन के लिए तैयार हो? आप बोलोगे कल क्या है, मार्केट खुल रहा है क्या? नहीं भाई, सैटरडे संडे है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। किस चीज़ को लेकर? इलेक्शन, मतलब अभी इलेक्शन तो खत्म हो गया ना, तो दोस्तों यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट हम लोग को नजर आ रही है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल की अगर बात करें दोस्तों, तो री इलेक्शन कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। क्या पूरे वेस्ट बंगाल में री इलेक्शन होने वाला है? अरे नहीं भाई, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे अनाउंस किया है री पोलिंग एट 15 बूथ इन वेस्ट बंगाल ऑन 2 मई, मतलब कल के दिन की बात यहाँ पे हो रही है। सो अच्छा, सबसे पहले तो दिमाग में आपका यही आएगा कि क्या इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स यहाँ पे आए थे, एक्चुअल में देखा गया तो 77 कंप्लेंट्स यहाँ पे, मतलब बूथ को लेकर कंप्लेंट आए थे कि वापस यहाँ पे क्या होना चाहिए, री इलेक्शन, री पोलिंग होनी चाहिए। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी चीज़ों को रिव्यू किया और फाइनल डिसीजन दिया कि नहीं भाई 77 तो नहीं, 15 बूथ्स के ऊपर हम री इलेक्शन यहाँ पे करवा लेते हैं, री पोलिंग करवा लेते हैं। और इसके पीछे का क्लेम आप देख सकते हैं ईवीएम टैंपरिंग, देन उसी के साथ साथ कुछ स्पाई कैमरास यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। सो काफ़ी डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, और इसी चीज़ के चलते कल के दिन की अगर बात करें तो री पोलिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। रिजल्ट तो भाई सेम ही दिन, मतलब सोमवार के दिन ही देखने को यहाँ पे मिलने वाले 4 मई को। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा मार्केट आज तो यहाँ पे बंद ही है, 23,997 पे यहाँ पे चल रहा है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले दोस्तों तो 24,300 के करीब देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा, मतलब आप देख सकते हैं, ये तो 24,350 तक चला गया था, अब ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बिकॉज डाउ की अगर बात कर ले वो ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया है। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में हम लोग को, ग्लोबल मार्केट में हरा रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, बाद में सिचुएशन कभी भी बदल सकते, बिकॉज आपको पता ही है कि सैटरडे संडे
के दिन कुछ ना कुछ तो बड़े इश्यूज यहाँ पे हो ही जाते हैं। सो क्रूड भी हम देख सकते हैं दोस्तों वापस 100 के करीब आसपास देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है। ठीक है, अभी अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, क्रूड यहाँ पे 100 हो जाए, 95 हो जाए, 90 हो जाए तो भी कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप बोल सकते हैं कि चलो भाई 100-110 से 90 नज़र आ रहा है, बट 90 का क्रूड भी भाई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, वो हालत ख़राब ही हो जाएगी। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है। लॉन्ग रेंज के हिसाब से अगर देखा गया तो ये जंग रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वापस क्रूड 60, 65, 70 के रेंज में यहाँ पे आना चाहिए, तभी जाके चीज़ें यहाँ पे ठीक होगी, वरना इसके लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव रहेंगे। बट शॉर्ट टर्म में फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा यहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 300 पॉइंट का गैप अब क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है बिटवीन द गिफ्ट निफ्टी एंड हमारा नॉर्मल निफ्टी। अगेन कह रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, चीज़ें बाद में यहाँ पे बदल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अभी इसके बाद के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।